हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था की जो दूसरी विधियां थी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था। हमने इससे पहले की वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार कैसे लगान वसूल करती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी वो किस तरह भारतीय किसानों से कर लेती थी। भारत के कुछ ऐसे भी राज्य थे जहाँ पर महालवाड़ी पद्धति स्थापित की गई, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई। तो महालवाड़ी पद्धति की विशेषताएं और रैयतवाड़ी पद्धति की विशेषताएं, इन दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मारवाड़ी पद्धति से। महालवाड़ी पद्धति पहले भारत के किन क्षेत्रों में लागू थी, वो क्षेत्र कौन थे, हम परिचित हो लें। उत्तर पश्चिम भारत, जो आज का पंजाब है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पश्चिमी उत्तरी उत्तर प्रदेश था, पंजाब और मध्य प्रांत, इन इलाकों में महालवाड़ी पद्धति को लागू किया गया था। महालवाड़ी पद्धति, इसे इस पद्धति के नाम से क्यों जानते हैं, पहले इसे जान लें। शब्द है महाल। महाल का अर्थ होता है गांव समूह। जैसे आज ग्राम पंचायत होती है, 3, 4 या 5, 6 गांव मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, इसी तरह 5, 6 गांवों के समूह को महाल कहा जाता था। और इस व्यवस्था में जो लगान का निर्धारण किया गया था, जो भू राजस्व का निर्धारण था, वो पूरे महाल के आधार पर किया गया था। एक महाल में आने वाली जितनी भूमि थी, सपोज इतनी लैंड एक महाल में आती है, तो इस पूरे महाल का जो लगान था वो निश्चित किया गया था। एक एक खेत या एक किसान की भूमि के ऊपर लगान नहीं निर्धारित किया गया था, बल्कि एक महाल के अंदर 4-5 गांवों की जितनी भी जमीन थी जो कृषि योग्य थी, उस पर लगान निश्चित किया गया था। मान लो ए महाल है, तो ए महाल का लगान सपोज अगर 1000 रुपये है, तो इस महाल में जितनी भूमि खेती योग्य है, जो भूमि कृषि योग्य है, उस कृषि योग्य भूमि पर 1000 रुपये है। सपोज जितने किसान इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, अगर किसी किसान के पास 10 बीघे जमीन है, उस समय प्रायः बीघे में जमीन का आकलन किया जाता था, किसी किसान के पास 100 बीघे जमीन है, तो इस तरह इस 1000 रुपये को प्रति यूनिट की दर से बांट दिया जाता था। और जो किसान जितनी जमीन पर खेती करते थे, उनसे उतना लगान वसूल करता था। अब वसूल कौन करता था, ये भी एक ध्यान से देख लीजिए। इसमें लंबरदार, गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसको लंबरदार कहते थे, यह लगान वसूल करता था। लगान वसूली लंबरदार करता था। अब इस व्यवस्था को समझिएगा। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार लगान वसूल करता था, अपने मन से वो दर निर्धारित करता था। यहाँ लंबरदार को निर्धारित दर पर इस 1000 रुपये अगर इस महाल का कुल लगान है, तो कुल कृषि योग्य भूमि को वो बांटता था, जिससे कि 1000 रुपये वसूल किया जा सके। मतलब पूरे महाल से 1000 रुपया ही वसूल होना था। जो व्यक्ति जितनी जमीन पर खेती करता था, प्रति यूनिट की दर के आधार पर उसको उतना लगान देना होता था। ठीक, अगर कोई किसान मान लो जो खेती कर रहा है वो खेती छोड़ देता है, तो उसकी ज़मीन किसके पास से जाती थी, वो ग्राम समाज के पास चली जाती थी। ऐसी भूमि ग्राम समाज के पास हो जाती थी और उस भूमि का कर फिर ग्राम समाज देता था।
सपोज मिस्टर बी इस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, उन्होंने इस ज़मीन को छोड़ दिया, तो ये ज़मीन ग्राम समाज के पास चली जाएगी और ग्राम समाज उसके ऊपर कर देगा। ग्राम समाज उस भूमि को किसी दूसरे को अलॉट कर देगा या ग्राम समाज उस पर स्वयं खेती करेगा और उस पर कर ग्राम समाज देगा। और इस प्रकार लंबरदार पूरे गांव का लगान वसूल करके कंपनी को देता था। इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं थे, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं था। सरकार के द्वारा लगान को निर्धारित किया गया था, भू राजस्व को निर्धारित किया गया था। केवल इसमें लंबरदार की सहायता लगान वसूल करने के लिए ली गई थी। ओके, इस तरह से लगान की वसूली होती थी। लंबरदार को क्या मिलता था? लंबरदार जो परिश्रम करता था उसके बदले जो लगान की वसूली होती थी उसका 10%। ओके, लंबरदार को उसकी मेहनत के रूप में कुल वसूली हुए लगान का 10वां हिस्सा उसको मिलता था। ओके, अब इस व्यवस्था को कैसे लागू किया गया, कैसे क्या हुआ, किसने लागू किया, जरा इस पर देख लें। होल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले थे होल्ट मैकेंजी, और ये थे सेक्रेटरी थे बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के सेक्रेटरी थे होल्ट मैकेंजी। इन्होंने 1819 में पहले नई व्यवस्था को लागू करने के लिए, जो आपका उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, उस भाग में इन्होंने भू राजस्व की नई व्यवस्था के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया। मतलब जमीन कैसी है, कितनी जमीन कृषि योग्य है, कितनी जमीन कृषि योग्य नहीं है, और उसका भूमि का लेखा जोखा। लेखा जोखा मतलब कौन सी जमीन किसके अधिकार में। तो 1819 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसका भूमि सर्वेक्षण कराया गया, भूमि का लेखा जोखा तैयार कराया गया। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र अंग्रेजों को नया नया मिला था। पहले अंग्रेजों का इस ज़मीन पर अधिकार नहीं था। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो इलाका और इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र था, कड़ा मानिकपुर का इलाका, वो अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था। याद करिए, हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो बनारस खंड था, उसके ऊपर जमींदारी व्यवस्था थी। बनारस के पश्चिम का जो उत्तर प्रदेश था, वो अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ? 1817 एंड 18 में, जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों को कड़ा, इलाहाबाद और इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत का गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र था, इस पर अधिकार प्राप्त हो गया 1817 एंड 18 में। तब इस क्षेत्र पर, चूंकि उर्वर क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र से लगान कैसे वसूला जाए, इसके लिए होल्ट मैकेंजी को दायित्व दिया गया। ये सेक्रेटरी थे। इन्होंने लगान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए पहले ज़मीन का सर्वेक्षण कराया, भूमि का लेखा जोखा तैयार कराया, और उसके बाद इन्होंने ये महालवारी पद्धति, महाल के आधार पर लगान को निर्धारित किया गया, और इसे 1822 के रेगुलेशन एक्ट के द्वारा लागू किया। तो याद रखिएगा, 1819 में इसके लिए सर्वेक्षण हुआ और इसको लागू कब किया गया? 1822 में। ओके, इस व्यवस्था में लगान की वसूली इस तरह से होनी थी। ठीक, इस व्यवस्था में
माहलवाड़ी पद्धति में भारत की लगभग 30% भूमि के राजस्व की वसूली होती थी। जमींदारी व्यवस्था में 19% एरिया कवर होता था, माहलवाड़ी पद्धति में लगभग 30% भारत की भूमि कवर होती थी। माहलवाड़ी पद्धति में जैसे मैंने बताया कि पूरे महाल का लगान होता था। पूरे महाल के रहने वाले जो किसान होते थे वो लगान देने के जिम्मेदार होते थे। लगान की वसूली पूरे महाल के किसानों से होती थी। एक प्रकार से कहा जाए महाल क्या था, तो महाल एक प्रकार से बॉडी ऑफ को शेयरर्स, इसे हम कह सकते हैं। महाल बॉडी ऑफ को शेयरर्स, मतलब अगर इतनी भूमि है, इतनी भूमि पर ये सारे लोग खेती करने वाले हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द लैंड रेवेन्यू। ये सारे लोगों का दायित्व था कि वो मिलकर के लगान देते थे। एक मोटा कंसेप्ट याद रखिएगा कि पूरे महाल के किसानों को लगान देना होता था और लगान का निर्धारण महाल स्तर पर किया गया था या ग्राम सभा स्तर पर किया गया था। ओके, इस व्यवस्था को लागू तो किया गया, लेकिन इस व्यवस्था की दरें थी वो बहुत ज़्यादा थी। दरें अधिक थी और वसूली की जो पद्धति थी वो कठोर थी। दरें अधिक, जिस समय लगान का निर्धारण किया गया था उस समय जो भू राजस्व था उसकी दर लगभग 80%, भू राजस्व की दर 80% थी, बहुत ज़्यादा थी। भू राजस्व कैसे वसूला जाता था? ये कुल उत्पादन का 80% नहीं था, इसको ध्यान में रखिएगा। लगान जो होता था अंग्रेजों ने इसको भूमि के किराए के रूप में परिभाषित किया था। भू राजस्व एक प्रकार से किराए के रूप में होता था। जो भूमि की कुल उपज है, इस कुल उपज में जो इनपुट्स हैं, बीज है, खाद है, मेहनत है, इसको निकालने के बाद जो जमीन की अविनाशी शक्ति, डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या है कि भूमि का जो अधिशेष है इसके ऊपर लगान निर्धारित किया जाए। भूमि के अधिशेष पर तो जो जमीन की कुल उपज होती थी उसमें से किसान की मेहनत, खाद, बीज, इसको निकालने के बाद जो बचता था उसका 80% किराए के रूप में था। ये कुल उपज का 80% नहीं था, इसे कंफ्यूज नहीं होंगे अब, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा था। जमीन पर लगाए गए इनपुट निकाल भी दिया जाता तो जो लाभ होता था उसका केवल 20% किसान के पास जाता था, शेष 80% कंपनी सरकार ले लेती थी, तो किसानों के पास बहुत कम बचता था। इसलिए इस व्यवस्था किसानों को विशेष राहत नहीं मिली। ओके, लगान की दरें चूँकि बहुत ज़्यादा थी, कई बार किसानों को लगान की अदायगी ना कर पाने के लिए भूमि छोड़नी पड़ती थी और ऐसी भूमि फिर ग्राम समाज के पास चली जाती थी, या कई बार उनको साहूकारों की शरण में जाना पड़ता था। साहूकारों से ऋण लेकर के उनको लगान की अदायगी करनी पड़ती थी। तो इस व्यवस्था का ये दोष था। ओके, आगे चलते हैं। अब जब इस व्यवस्था में देखा गया कि लगान की दरें ज़्यादा हैं, लगान की वसूली प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इसमें सुधार किया गया। 1833 में नया रेगुलेशन आया। 1833 का नया रेगुलेशन पास किया गया और इस नए रेगुलेशन में जमीन पर लगने वाले भू राजस्व की दरों को संशोधित किया गया। 1833 में भू राजस्व वसूली को आसान और सरल बनाने के लिए जो नया रेगुलेशन आया उसको किसने बनाया?
मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड, इनको फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। इनकी अप्रोच थोड़ा साइंटिफिक थी। इन्होंने क्या किया, जमीन को उपज के आधार पर वर्गीकृत किया। ध्यान दीजिए, पहले जमीन को एक एक जमीन पर लगान नहीं निश्चित हुआ था, पूरे गांव की जमीन पर लगान निश्चित कर दिया गया था। पूरे गांव की जमीन को एक यूनिट माना गया था। इस बार इन्होंने क्या किया, जमीन का वर्गीकरण कराया। जमीन का वर्गीकरण उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन। उपजाऊ जमीन पर अधिक कर, बंजर जमीन पर कम कर। ये साइंटिफिक था। बंजर जमीन में ज़्यादा उपज नहीं होती थी तो उस पर लगान कम, उपजाऊ जमीन पर लगान ज़्यादा। तो जमीन को इसने वर्गीकृत किया, दोनों जमीनों को अलग अलग किया उपज के आधार पर। दूसरा, लगान को और सरल करने के लिए जो पहले 80% था, इसको घटा करके उसने 66% कर दिया। जो भाटक था, जो भूराजस्व या किराया था, उसको 66% कर दिया। ठीक है, तो ये दो मेजर रिफॉर्म हुए। मार्टिन बर्ड ने क्या क्या सुधार किए, आपने देखा कि उसने जमीन का सर्वेक्षण करा करके जमीन को उपजाऊ जमीन और बंजर में बांटा। जो भूराजस्व या भाटक था उसको 66% कर दिया। और उसने भू मानचित्र बनवाए, भू मानचित्रों का निर्माण किया गया। जमीन का मानचित्र बनाया गया, कौन सी जमीन किससे संबंधित है, कौन सी जमीन बंजर है, कौन सी जमीन उपजाऊ है, उसका मानचित्र बनाया गया। साथ ही साथ ऐसे रजिस्टर्स तैयार किए गए जिसमें पता चले कि कौन सी जमीन किस किसान के पास है। जमीन का पूरा विवरण, जमीन किसके स्वामित्व में है, ये रजिस्टर्स तैयार कराए गए। तो मार्टिन बर्ड के द्वारा जो 1833 में ये 9 रेगुलेशन था, 9 रेगुलेशन में ये मेजर सुधार किए गए और इस तरह कर निर्धारण को आसान बनाया गया। इस व्यवस्था को 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। मार्टिन बर्ड द्वारा इसको 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। लेकिन इतने सुधारों के बावजूद भी जो कर की दर थी वो बहुत सामान्य नहीं थी। किसानों को जो 66% था ये देना भी भारी हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो जमीन का वर्गीकरण किया गया था, उपजाऊ जमीन का जो कर था वो ज़्यादा निर्धारित किया गया था। तो रेट वाज टू हैवी। ये जो जमीन का राजस्व था इसको चुकाना किसानों के लिए भारी पड़ रहा था और कई बार प्राकृतिक विपत्ति आ जाती थी, अकाल पड़ जाता था तो भी किसानों को कर देना होता था, उसमें कोई छूट नहीं थी। अकाल आदि के दिनों में भी किसानों को कर देना आवश्यक था, उसमें किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही थी। इसलिए ये व्यवस्था किसानों के लिए परिवर्तनों के बावजूद भी बहुत अच्छी साबित नहीं हुई। अंत में इसको समाप्त कर दिया गया। ओके, तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।